वो 20 हमारे पास 20 सितंबर है और इस वक्त 12:38 हो रहे हैं। ये एएस बिजनेस की वो क्लास है, आखिरी क्लास जो क्विक रिवीजन के लिए हमने मतलब तैयार की थी। क्विक रिवीजन में हमने सिलेबस को क्विकली किया था, रिवाइज किया था। उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हमारे पास एक आखिरी यूनिट है। आखिरी यूनिट है, उसका नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये चैप्टर नंबर 29 बिजनेस फाइनेंस कर चुके थे हम फिर कैश फ्लो को हम कर चुके थे। बजट कल हमने किया था। और इस वक्त जो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमारे पास टाइम भी सफिशेंट है, ये हो जाएगा। क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो लोग इसको पहले नहीं कर सके वो भी इसकी कर लें। इसको साथ देखकर इसके अपने नोट्स बना लें। चैप्टर नंबर 31 चैप्टर, उसका नाम है कॉस्ट। ठीक है जी। नोट्स भी और की सबको बताते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सी टाइप की कॉस्ट है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं, क्या कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिज़नेस? क्या बिज़नेस के लिए, पहला सवाल तो यही है कि क्या बिज़नेस के लिए कॉस्ट निकालना ज़रूरी है? उसको पता होना चाहिए कि मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जी हाँ, उसको बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्पेशली तो तब बहुत ज़रूरी है जब बिज़नेस के बहुत से प्रोडक्ट हों, जब बिज़नेस के प्रोडक्ट ज़्यादा हों। देखिए, मेरा एक आम तौर पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं जो दवाइयां बनाती हैं, वो कोई 20-25 तरह की दवाइयां बनाती हैं। कुछ बहुत ही सस्ती सी होती हैं और कुछ बड़ी महंगी सी भी होती हैं। अगर कोई कंप्यूटर के पार्ट्स बनाता है तो एक तरफ माउस बना रहा है, एक तरफ स्क्रीन बना रहा है, एक तरफ लैपटॉप बना रहा है, तो कुछ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगी, कुछ की ज़्यादा, किसी की ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे इसको अब, कॉस्ट फ़र्ज़ करें कि मेरी पास जो है एक कंपनी है। ये मैं कर लेता हूँ माउस है। एक तरफ मैं माउस बना रहा हूँ और दूसरी तरफ कंपनी में मेरे पास जो है वो मॉनिटर बन रहे हैं। मॉनिटर, अब मुझे ये नहीं पता कि माउस पे पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है। पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है, एक माउस कितने में मुझे कॉस्ट करता है, और मॉनिटर मुझे पर यूनिट नहीं पता कि कितने में कॉस्ट करता है। पर यूनिट का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट नहीं पता, एवरेज होता है पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसकी वजह ये है कि मुझे डायरेक्ट कॉस्ट जो माउस में रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो तो मुझे पता है कि वो कोई 50 रुपये का है। ठीक है, कुछ उसमें प्लास्टिक है, कुछ उसमें कंपोनेंट है। और मॉनिटर में मुझे ये तो पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्टली इस्तेमाल हुआ है। मटेरियल और लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का तो मुझे पता है। डायरेक्ट लेबर वो होती है जो सिर्फ माउस बनाने में इस्तेमाल हुई होती है, और मॉनिटर बनाने में स्पेशली वो लेबर, ये तो बड़े आसानी से मालूम हो जाएगा मुझे कि ठीक है, इसमें 50 रुपये का रॉ मटेरियल, 20 रुपये का लेबर लगा हुआ है एक माउस के अंदर। और मॉनिटर में मुझे पता है कि 2000 रुपये का रॉ मटेरियल और 500 का लेबर लगा हुआ है। ये तो डायरेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक कंपनी के अंदर रेंट है, बिल्डिंग का फिक्स कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, रेंट। उसके बाद वेजेस, मैनेजर की सैलरीज हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, बहुत से और खर्चे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। उनका नहीं पता। वो हैं जी 5 लाख रुपए की, बस कर लेते हैं। अब कितना मैं इसको डालूं और कितना मैं इसमें डालूं? क्या मैं इसको कैसे अपॉर्शन करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता माउस को मैं कहूँ जी अच्छा ठीक है 2.5 लाख मैं इसमें डाल देता हूँ, 2.5 लाख इसमें डाल दूँ, आधा आधा कर लूँ। नहीं, ऐसा होगा तो फिर तो माउस बहुत महंगा पड़ेगा और मॉनिटर। तो हमने कोई एक क्राइटेरिया लेना है, उसकी बेस पर हमने इसको अपॉर्शन करना है। अपॉर्शन, यही एक प्रॉब्लम आता है इस चैप्टर के अंदर कि कॉस्टिंग कहते ही इसी को है। कॉस्टिंग किस, क्या मेथड है आपके पास कि आप उसको अपॉर्शन करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, जब आपको राइट कॉस्ट पता चल जाएगी, मुझे ये पता चल गया कि माउस जो है मेरा है उसमें कितने का मैंने बताया, 50 रुपये का रॉ मटेरियल और 20 रुपये का यानी डायरेक्ट मटेरियल 50 का लगा था। डायरेक्ट लेबर भी मुझे पता है कि 20 का लगा था। अब मैंने इसको अपॉर्शन किया है, कुछ हिस्सा इसमें डालूंगा, कुछ इसमें डालूंगा, पर यूनिट भी निकालना होगा। तो मुझे फिर मैं राइटली मुझे पता चलेगा, हाँ जी एक माउस मुझे 200 रुपये का कॉस्ट करता है। ठीक है, और एक मॉनिटर मुझे 5000 का कॉस्ट करता है। जब मुझे कॉस्ट पता चलेगी तो मैं अपनी प्राइस डिसाइड कर सकूंगा कि प्राइस कितनी होनी चाहिए।
अगर 200 का है तो मैं कहूँगा ठीक है जी 350 मैं प्राइस देता हूँ उसकी। मॉनिटर की भी मैं कहूँगा ठीक है 8,000 रख देते हैं, 10,000 प्राइस रख लेते हैं। तो कॉस्ट पता होगी तो हम डिसीजन कर सकेंगे। यही बात इस बुक में यहाँ पर लिखी हुई है हमने, कि कॉस्ट अगर हमें पता होगी तो वी विल बी एबल टू सेट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड वी विल बी एबल, देखें, अगर हमें कॉस्ट पता होगी तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम ये बता सकेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हो रहा है। हम प्राइस सेट कर सकेंगे, अपनी प्राइसिंग डिसीजन का मतलब होता है हम अपनी प्राइस सेट कर सकेंगे उस प्रोडक्ट की, कि कॉस्ट पता है। फिर हम मैयरिंग परफॉर्मेंस मैयर कर सकेंगे, देखिए जी कंपैरिजन कर सकेंगे कि हम माउस कितने का बनाते हैं और हमारे राइवल कंपनी कितने का बनाती है, या पिछले साल हमने माउस कितने का बनाया था और अब रॉ मटेरियल चेंज करने के बाद जो है वो कितने का बनेगा। फिर हम सेट बजट्स, बजट्स का मतलब है टारगेट सेट कर सकते हैं। हम टारगेट इस तरह सेट कर सकते हैं जी, कि देखें जी माउस 250 का बनता है, ये बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कुछ और प्लान करते हैं ताकि इसकी कम कॉस्ट में आ जाए, हम टारगेट सेट कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपको कॉस्टिंग पता होगी तभी आप अपने लिए टारगेट सेट कर सकेंगे, प्लान सेट, बजट सेट, टारगेट्स कर सकेंगे। फिर आप रिसोर्स यूज़ करने के बारे में बता सकेंगे कि हमें कौन सा क्या हमें लेबर से चीज़ बनानी चाहिए, या हमें लेबर इंटेंसिव बनानी चाहिए, या हमें फिर कैपिटल इंटेंसिव बनानी चाहिए। क्योंकि कॉस्ट निकाल के देखेंगे ना, लेबर इंटेंसिव में कितने की पड़ती है और मशीनों से कितने की पड़ती है। अगर तो हमें लेबर इंटेंसिव जो है वो पड़ती है, कोई लेबर इंटेंसिव जो है वो सस्ती पड़ती है और कैपिटल इंटेंसिव महंगी पड़ती है, तो फिर हम करेंगे। लेकिन ये कॉस्ट पता होगा ना कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करें, क्या लेबर यूज़ करें या हम कैपिटल यूज़ करें। फिर मेकिंग चॉइस, स्पेशली हम लोकेशन की बात कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पर लोकेट करना चाहिए अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना, वो कहाँ पर लेके जाना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट से पता चलेगा कि मैं अगर रबात में फैक्ट्री बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, और अगर I9 में बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उसमें शामिल होगी। तो इस तरह के द नीड फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट प्राइसिंग के लिए, परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए, अपने लिए टारगेट्स, और कहाँ क्या कैपिटल इंटेंसिव बनाए, लेबर बनाए, लोकेशन कहाँ पर सेट करें, ये सारे मेथड जो है वो हमें तब बहुत ज़रूरी है कॉस्ट मालूम करना। और स्पेशली जब 5 7 10 प्रोडक्ट हो एक कंपनी के, तो फिर हर एक को की कॉस्ट निकालेंगे, तभी हम बेहतर तौर पे फैसला कर सकेंगे कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट। अब आ जाती है जी टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ये एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, पहले ये दो बता दूं। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि डायरेक्ट किसी मटेरियल के अंदर इस्तेमाल होती है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। मसलन ए फास्ट फूड बिजनेस इज परचेज ऑफ मीट टू मेक बर्गर। अगर बर्गर बना रहे हैं तो बर्गर के अंदर बन है, उसके अंदर एक मीट है, उसके अंदर जो ऑयल कितना लगता है, सॉसेज लेबर, वगैरह। तो ये हमें पता है आराम से कि ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं बाकी चीज़ें भी आपको पता चल गई कि एक बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल है सैलरी, तो पर यूनिट एक क्लास पे कितनी कॉस्ट आती है, टीचर की कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक क्लास के वो इतने पैसे लेता है, 2 क्लासें पढ़ाएगा तो इतने लेगा, 4 लेगा तो इतने लेगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें। लेकिन बेसिकली उस स्कूल में सिर्फ टीचर की कॉस्ट तो नहीं होती, उसमें बहुत से बिल्डिंग का किराया शामिल है, उसकी एडवर्टाइजिंग शामिल है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल शामिल है, उसके पानी है, बहुत सी और चीज़ें। वो कितनी कितनी कहाँ इस्तेमाल हुई है, ये एक इशू बनेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट उसे कहते हैं। मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज़ होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट रेफर टू ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस कहते हैं ना। मसलन आपने एक फॉर्म इज़ इन द परचेज, आसान लफ्ज़ों में एक रेंट वगैरह, बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग, ये चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो होती है। आपकी किस चीज़ की फैक्ट्री है? फुटबॉल बनाने वाली। हम्म। तो फुटबॉल बनाने में आपकी कुछ जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट ये फुटबॉल में, एक फुटबॉल में आपका एक लेबर। हज़ार रुपये का लेदर धागा और कुछ लेबर और कुछ मटेरियल लगता है। लेकिन इनडायरेक्ट ये है कि वो फैक्ट्री का किराया, वो एडवर्टाइजिंग, वो मैनेजर की सैलरी, वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, उसको सारे जो ओवरहेड्स कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं, वो एक इशू बनता है कि वो कितना। फुटबॉल भी कुछ सस्ते वाले फुटबॉल बना रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए हल्के से, और कुछ आप वो फीफा के लिए बना रहे हैं जो बड़े महंगे किस्म के हैं। तो उनका मटेरियल भी मुख्तलिफ होगा, लेकिन ओवरहेड भी, यानी जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको अपोर्शन भी फिर आप डिफरेंट तरीके से करेंगे ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि
एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहे हो तब भी आपका वो इनडायरेक्ट कॉस्ट सेम ही रहेगा ना। जब आप लेबर इंटेंसिव के साथ यूज कर रहे हो दोनों के सेम ही रहते हैं इनडायरेक्ट। नहीं, नहीं सेम रहेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप मशीन बाय करते हैं तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है आपको, क्योंकि जब आप मशीन खरीदते हैं तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, तो उससे आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ये 31। 31 चैप्टर कर रहे हैं हम लोग जी। ब्रेक इवन कॉस्ट सेंटर, सबसे पहले हम बात करें कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं दी हुई, आपको पता चल गया है कि अगर मैं ये पेन बना रहा हूँ तो इसमें जो इंक है जो कि प्लास्टिक है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसका फैक्ट्री का रेंट और जो बाकी चीज़ें थी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर एक और डिस्टिंक्शन है, उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ये ऊपर वाले कंसेप्ट से मिलते जुलते हैं, बल्कि सिमिलर लगते हैं जैसे ही ये सब है। फिक्स कॉस्ट ये है कि मेरी बिल्डिंग, मेरे जो बिजनेस है उसका जो रेंट है, मेरी सोफ़ा सेट बनाने का, आपकी फुटबॉल, फीफा फुटबॉल जो है, ये जो आप बनाते हैं फीफा, फीफा फुटबॉल्स इन कॉरपोरेशन, आपका ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर आपका रेंट आता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, मैनेजर की सैलरी, वो हर महीने 20 लाख रुपया है ही है, चाहे एक भी फुटबॉल ना बनाए। एक मैनेजर है वो तो बहुत ही महंगा किस्म का, 5 लाख उसकी तनख्वाह देनी देनी है, वो बहुत एक्सपर्ट है, सीईओ टाइप बनाया हुआ है आपने उसको। ठीक है, वो है। उसके बाद आपका बिजली का बिल तो लाख रुपए आना ही है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है, आपकी कुछ एडवर्टाइजिंग है, कुछ आपके खाना पीना भी होता है दिन को, तो कुछ इस किस्म के खर्चे वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। अब एक भी फुटबॉल ना बने तो आपको देनी पड़ेगी, यानी इवन आउटपुट लेवल जिसको क्यू से लिखते हैं, क्यू को कहते हैं आउटपुट, आउटपुट ज़ीरो है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ एवरेज कॉस्ट वगैरह यानी फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ये होता है कि आप अगर एक फुटबॉल बनाएंगे, सिर्फ वन फुटबॉल, तो उसमें आपका 1000 का रॉ मटेरियल आता है, लेदर और ये चीज़ें। दो बनाएंगे दो तो हजार उसमें फिर 2000 आएगा। तीन बनाएंगे, हम समझते हैं कि लीनियर है, मतलब और चीज अज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं, तीन है तो 3000। तो इसका मतलब है जो जो आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी कर रही है, इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और बेसिकली टोटल कॉस्ट जो बिजनेस की होती है, टोटल कॉस्ट, टी से टोटल, सी से कॉस्ट, इज इक्वल टू वो फिक्स कॉस्ट प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट, वो इस तरह से होती है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट क्या है, मैं आप देखें 2 मिलियन तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, 20 लाख। क्वांटिटी 3 और होगी। आप लेट्स सपोज के 10,000 फुटबॉल बना रहे हैं, ठीक है ना, और 10,000 फुटबॉल बना रहे हैं, ये तो उसकी दस क्वांटिटी है, हजार और एक ही हज़ार उसके ऊपर क्या लग रहा है आपका, 1,000 का वेरिएबल कॉस्ट लगती है, 1,000 की, हाँ ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 10,000 फुटबॉल बनाने पे जो कॉस्ट लगेगी वो टू, ये 20 लाख तो ये है, 2 मिलियन। वैसे मैं ज़ीरो ज़ीरो फुट डाल रहा हूँ, वो डालने नहीं चाहिए, वो हम तो खाली मिलियन लिखते होते हैं, लेकिन मैं डाल रहा हूँ। वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया। 1 2 3 4 लाख रुपया 5 6 7 यानी ज़ीरो है, तो ये लाख टेन से मिलियन ऊपर। बन जाएगा, है ना। 10 मिलियन ये बन गया। तो 2 मिलियन ये है और 10 मिलियन, 12 मिलियन आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 12 मिलियन। 12 मिलियन यूँ लिखते हैं, 12 और मिलियन के 6 ज़ीरो होते हैं, ये 12 मिलियन आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है। अब टोटल कॉस्ट तो आ गई आपके पास 10 मिलियन। अब एवरेज कॉस्ट ये चीज़ होती है, एवरेज कॉस्ट कहते हैं एक चीज़, एक फुटबॉल बनाने पे आपका कितना खर्चा आ रहा है। एक फुटबॉल बनाने पे आपका 12 मिलियन को आप ऊपर लिखें, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आप टोटल जो फुटबॉल बना रहे थे, जो उनकी क्वांटिटी थी वो 10,000 बना रहे थे, हाँ, कितने, 10,000 बना रहे थे ना, तो 10,000 के साथ आप डिवाइड कर दें यहाँ पे, 10,000 के साथ डिवाइड कर दें, ये 30 इस 3 से कट जाएंगे, ये वाला इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब है आपको एक फुटबॉल जो है उसकी 1200। कॉस्ट आ रही है 1200 की, 1200। 1000 का तो उसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ है, क्या, 200 1000 उसकी तो रॉ, और 200 वो जो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट है, वो जो 2 मिलियन, उसका कुछ हिस्सा जो आया है उसने अब्जॉर्ब किया है, वन वो ये आ थाउजेंड गया, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना। वेरिएबल आ रही है। और 200 उसकी फिक्स 200 कॉस्ट का उसका हिस्सा। वो वाला है जो कि जो और फिक्स रेंट कॉस्ट का शेंट्स कुछ वगैरह हिस्सा जो सारा है हिस्सा। उसमें इसने अब्जॉर्ब किया है।
तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है। तो कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सिंपल सी स्टोरी थी। बेसिकली एक सेंस में देखें तो आप डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कोई मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है ना। यानी एक फुटबॉल में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ या वेरिएबल, और जो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट वो हमें रिजेंबल करते हुए नज़र आते हैं, एक जैसे नज़र आते हैं। ठीक है, थोड़ा फ़र्क है इनके अंदर, लेकिन इतनी डिस्टिंक्शन में नहीं बता रहा मैं। अब आपके पास ये डायरेक्ट कॉस्ट पता चल गई। डायरेक्ट कॉस्ट एक डेफिनेशन में बता रहा हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट ये होता है कि दीज कॉस्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड विद ईच यूनिट। हमें आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि एक फुटबॉल में कितने का रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं प्रोडक्शन के दौरान। एंड कैन बी एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट को देख लें। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। आपके एक फुटबॉल को मैं लूँ और कहूँ यार इसमें बताओ कितना जो है, एक फुटबॉल में अपने सामने रखता हूँ और उसमें आप मुझे बता सकते हैं जी इसमें लेदर जो है वो 700 का लगा था, धागा 10 रुपए का लगा था, इसका लेबर इतना लगा, ये है जी इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसमें बिल्डिंग का रेंट का कितना हिस्सा है, यानी ओवरहेड का कितना ओवरहेड हिस्सा है, कॉस्ट। तो इट इज़ नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, यानी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मुश्किल हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट है कि फिक्स कॉस्ट वो होती है विच डू नॉट वैरी। वेरी वेरिएबल से है ना, ये वेरी गुड वाला नहीं है, ये VARY वेरी, जो तब्दील, वी डू नॉट वेरी, जो तब्दील नहीं होती विद द आउटपुट इन शॉर्ट रन, जो कि चेंज नहीं होती। और वेरी होती है वो जो कि कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट, जितना आउटपुट ज़्यादा होता है उतनी आपकी ज़्यादा होगी, उसको वेरी कहते हैं या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। आप अगर एक फुटबॉल बना रहे थे तो 1,000 रुपये का रॉ मटीरियल ले रहे थे, जब आप 10 बना रहे थे तो 10,000 का ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि आउटपुट ज़्यादा हो रहा था, तो साथ ही आपका वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी। टोटल कॉस्ट ये होता है कि आप तो जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लें, आप वेरिएबल कॉस्ट और आप प्लस कर लें फिक्स कॉस्ट को, तो हमारे पास आ जाएगी कौन सी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज कॉस्ट फिर ये चीज़ होती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये होती है कि आप टोटल कॉस्ट को उसको डिवाइड करना डिवाइड है कर लेते हैं। आप टोटल जो यूनिट्स के कॉस्ट, लिए। टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने आपने बनाए हैं। हमारे पिछले जो एग्जांपल मैंने ली थी उसमें टोटल कॉस्ट आई थिंक जो है ये जो वेरिएबल टोटल कॉस्ट आ कॉस्ट रही थी कोई 12 मिलियन 10 मिलियन आ रही थी और फिक्स कॉस्ट 20 मिलियन थी, तो 12 मिलियन टोटल कॉस्ट थी। और और उसको 1200 वो की थी तो एवरेज 1200 कॉस्ट। हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई थी। ठीक है जी, ये हमने किया था। अब आगे एक और थोड़ा सा कंसेप्ट समझा के मैं आगे चलता हूँ। एक और चीज़ होती है, हम ये कहते हैं ब्रेक इवन क्या होता है, व्हाट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर भी मैं ये चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन पहले एक आता है ब्रेक इवन लेवल क्या होता है। देखिए, बात यह है कि आप कितना बनाएं, आप कितना आउटपुट बनाएं कि आपका नो प्रॉफिट और ना लॉस हो। देखें, आपके जो ओरिजिनल सिचुएशन जो है वो ये ले रहा हूँ मैं कि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट वो है आपके पास कोई 2 मिलियन की। हम्म? और एक फुटबॉल पर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है एक फुटबॉल के ऊपर, वो है मेरे पास कोई 1,000 रुपये का मटेरियल लगता है, और सेलिंग प्राइस उसकी जो है वो है कोई 5,000 रुपये का हम एक फुटबॉल सेल करते हैं। ठीक है जी। अब मैं कितने फुटबॉल सेल करूं कि ना मुझे प्रॉफिट हो ना मुझे लॉस हो, यानी मिनिमम कितने सेल करूं कि मैं अपनी टोटल कॉस्ट कवर कर लूँ। उसे कहते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। हम कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कितने फुटबॉल अंदाजन करें कि कितना होगा। लेट सपोज कि आज मैं बना रहा हूँ कोई 20 500 फुटबॉल। ठीक है, 500 फुटबॉल बना रहा हूँ। 40 मिनट। देखते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन निकालने का फार्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहता हूँ या ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट होता है। फिक्स कॉस्ट को मैं ऊपर लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं एक सेकंड, तो क्या करें? कैलकुलेट कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ ना। फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरे पास आ रही है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 2 मिलियन है ना, 2 मिलियन है। और उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है वो है मेरे पास 5,000। 5,000 में से 1,000 हम निकाल देंगे तो 4,000 आ जाएगी। ठीक है, इस 3 जीरो को 3 जीरो से काट दें, इसको आप चार फाइव फाइव आ जाएगा। 50 तो इसका 500। मतलब है कि 50 मैं बनाऊंगा तो मैं ब्रेक इवन पर हूँ।
50 सिर्फ 500 ना 500 नहीं, हाँ 500। आउटपुट लेवल है मेरा 500। अगर मैं 500 फुटबॉल सेल करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो दिस मीन्स मेरा टोटल टी से टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है जो मुझे पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपने टोटल एक्सपेंसेस बेयर कर लूँगा, एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो वो बेयर हो जाएगी मेरी। ठीक है जी, ये मेरे पास रहेगा। उसके बाद टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? तो अब आ जाता है जी हमारे पास जो आउटपुट है। नेक्स्ट बात इस तरह से है कि आज मैं बना कितना रहा हूँ, आज मैं बना कितना रहा हूँ, और मैं बना भी 500 ही रहा था, इसका मतलब मैं ब्रेक इवन पर था। कितना बना था? ब्रेक इवन पर था। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज के 1000 1700 बना रहा हूँ, 1700 आउटपुट बना रहा हूँ, प्रॉफिट में तो मैं प्रॉफिट में हूँगा, क्योंकि मैं ब्रेक इवन से ऊपर हूँ। और प्रॉफिट कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ टोटल रेवेन्यू से। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली एक और लफ्ज़ होता है, उसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं हम उसको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट है आपके? हाँ, ये दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो मैं ये कंसेप्ट समझा दूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि आप आज करंट आउटपुट लेवल आपका कितना है? करंट आउटपुट लेवल है आपका, आउटपुट लेवल है 1700। हाँ, उसमें से माइनस कर दिया मैंने ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट वो है कितना? 500। तो मैं 1200 अपने ब्रेक इवन से जो ज़्यादा बना रहा हूँ उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अगर आप जितना ज़्यादा बना रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये चीज़ है, कॉपी नहीं करना था मैंने इसको, हाईलाइट कर रहा हूँ जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी द अमाउंट बाय विच द करंट आउटपुट लेवल एक्सीड्स द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। आप ब्रेक इवन से जितना ज़्यादा हैं उसको आप क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। सही। और एक चीज़ होती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये चीज़ है कि आपका कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पर निकाली हुई है। कंट्रीब्यूशन कहते हैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट अगर आप माइनस कर देते हैं, क्या ये सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, तो इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहते हैं। कंट्रीब्यूशन ये है कि देखें एक चीज़ कितने की सेल हो रही है? 5000 की सेल हो रही है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल दें जो कि उस पर 1000 आ रही है, तो 4000 हर आइटम कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स कॉस्ट को बेयर करने में और प्रॉफिट को अर्न करने में। तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। हर फुटबॉल कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स कॉस्ट को कवर करने में, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आपके केस में कितनी थी प्राइस? 5000 5000। उसमें से लेस कर लें आप, माइनस कर लें। क्या माइनस कर लें आप? द डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल। देखें डायरेक्ट के साथ ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा है क्योंकि ये सेंस एक ही है, रॉ मटेरियल जो उसमें यूज हुआ है वो, तो उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहते हैं। ब्रेक इवन होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अगर इक्वल हो तो उसको आप ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट कहते हैं। इसका मतलब है ना बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, नो लॉस। नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस इज मेड। ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। 500 फुटबॉल बनाए तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे कि आपका खर्चा पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्या, जो कुछ की टर्म्स थी बताता हूँ। अब एक दो लफ्ज़ रह गए, एक को कहते हैं कॉस्ट सेंटर और एक को कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। ये की टर्म्स इस तरह से है, आसान से लफ्ज़ हैं, इस तरह समझाना पड़ेगा आपको। समझाता हूँ तो फिर ही समझ आ जाएगा। एक है कॉस्ट सेंटर और दूसरी एक की टर्म हमारी रह गई है प्रॉफिट सेंटर। सही है जी। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? देखें कॉस्ट सेंटर ये है आपका, मैं आपकी आपका बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस है आपका जी। ठीक है जी। यहाँ पर इसके दो सेंस बनते हैं लेकिन मैं एक सेंस बताता हूँ। ये जी आपका फुटबॉल का एक डिपार्टमेंट है। ये भी एक, ये फुटबॉल ए कैटेगरी के फुटबॉल बनते हैं, यहाँ बी कैटेगरी के फुटबॉल बनते हैं। दो टाइप के फुटबॉल है, ये सस्ते वाले, सस्ते वाले, ये महंगे वाले। अच्छा, इधर स्टोर रूम है, इधर ऑफिस है, ये आपका ऑफिस है, ऑफिस है, ये चौकीदार के कमरे हैं। अब बिजनेस का वो सेक्शन जो, बताएं चौकीदार जो है वो पैसे अर्न करके देता है कि नहीं देता? बिजनेस को अर्न करके पैसे देता है कि नहीं देता? नहीं करके देता। इसका मतलब है उस पर सिर्फ पैसे लगते हैं, उस पर कॉस्ट लगती है। ऑफिस पे सिर्फ कॉस्ट लगती है। हाँ, वेयर हाउसिंग पे सिर्फ कॉस्ट लगती है। इस सिर्फ कॉस्ट आप बता सकते हैं हाँ जी चौकीदारों का खर्चा 5 लाख, इनका खर्चा 12 लाख, इनका खर्चा इतने लाख।
लेकिन ये जो आपका फुटबॉल बनाने वाला डिपार्टमेंट है, जो ये सेक्शन ज़्यादा है, ये इन पे खर्चा भी हो रहा है, और कॉस्ट ये इन पे, अर्न भी और करा ये के दे अर्न रहे भी करके दे रहे हैं, यानी रेवेन्यू भी लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें कहेंगे प्रॉफिट सेंटर। यहाँ हम बता सकते हैं कि फुटबॉल एक प्रॉफिट सेंटर, ये है प्रॉफिट हैं। सेंटर्स। और ये और कॉस्ट ये है सेंटर। कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स जहाँ सिर्फ हम कॉस्ट एलोकेट करते हैं, प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट वो होता है जहाँ हम रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एलोकेट करें, उसको हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। जहाँ रेवेन्यू भी, और आपके अब्बू जो घर में है वो क्या है, वो रेवेन्यू सेंटर है। वो रेवेन्यू नहीं, वो प्रॉफिट सेंटर है, क्योंकि उनके उनके उनको क्या होता है, वो पैसे भी लेके आते हैं, अर्न भी करते हैं, और उनके ऊपर पैसे लगते भी हैं, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, लेकिन उनको कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। लेकिन आप सारे के सारे क्या हैं, कॉस्ट सेंटर है। आप सिर्फ पैसे खाते हैं, आपके ऊपर पता चलता है जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो कॉस्ट है। तो वो सेक्शन, बिजनेस का वो सेक्शन, देखिए अब जरा मैं आपको कॉस्ट सेंटर बताता हूँ। कॉस्ट सेंटर ये होता है ए सेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये एक बिजनेस का कोई एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है, बिजनेस